21 चिपक कर बैठी बाइक पे। इधर पुलिस स्टेशन में आशी कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। इस वक्त उसके साथ उसके प्रोफेसर थे। पुलिस स्टेशन में आशी से दोबारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आशी सोच समझ कर दे देती है। पुलिस वाले आशी को बताते हैं, जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता और आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक आप इस शहर और देश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपको हर 3 दिन में आकर पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी देनी होगी, क्योंकि आप गवाह है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। वह हमलावर आप पर हमला करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कुछ जानती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को जब भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सवाल पूछने होंगे हम आपको बुला सकते हैं और आपको आना होगा, वरना आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। फिलहाल आशी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह पुलिस वालों की सभी शर्तों के लिए राजी हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर आशी को फाइल देते हुए कहते हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए और जमानत के तौर पर $2000 जमा कर दीजिए। ये सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह चिल्लाते हुए कहती है, $2000? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। आशी अपनी उंगलियों पर पैसे का हिसाब जोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है, $2000 का मतलब समझते हैं आप? मेरी इंडियन करेंसी में 1,60,000 के आसपास पहुंचेगी। राम राम राम, अरे मेरे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं आपको 1,60,000 रुपये कहाँ से दूंगी? ये सुनकर पुलिस वाला आशी से कहता है, सॉरी मैडम, लेकिन ये पेपर फॉर्मेलिटी की फीस है जो आपको भरनी होगी। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपको हम लोग जेल में नहीं डाल रहे, वरना एक क्रिमिनल की मदद करना क्राइम है, भले ही आपको इसकी जानकारी थी या नहीं। आपने एक रूल तोड़ा है, अगर आपको घायल अवस्था में कोई भी इंसान मिलता है तो सबसे पहले आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी एक स्टूडेंट होने के कारण हमने आपको वक्त दिया है। ये पेपर फॉर्मेलिटी की फीस आपको भरनी होगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदार से मांग सकती हैं। ये सुनकर आशी परेशान होते हुए मन ही मन रोते हुए अपने आप से कहती है, मैं किससे पैसे मांगूं? मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है और यह समर का बच्चा भी पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक आया नहीं। कान्हा जी, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? समर के बच्चे तू जल्दी आ जा वरना मैं तेरा गला दबा दूंगी। आशी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी थोड़ी देर में समर दौड़ते हुए वहां आता है और आशी से परेशान होते हुए पूछता है, आशी क्या हुआ, तू पुलिस स्टेशन में क्यों है? समर को देखकर आशी गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, समर के बच्चे तू कहाँ मर गया था? तुझे पता है मैंने तुझे कितना याद किया? देखना, ये पुलिस वाले मुझे छोड़ने के लिए मुझसे $2000 पेपर फीस यानी 1,60,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से दूं? अब तू ही कुछ कर वरना मुझे यहाँ जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान होते हुए आशी से पूछता है, $2000 पर किस चीज के लिए? इन्होंने तुझे पकड़ा क्यों है? पहले मुझे पूरी बात तो बता। जवाब में आशी रोते हुए कहती है, समर क्या बताऊं तुझे, मुझे अपनी अच्छाई का सिला मिला है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 1,60,000 का। तुझे याद है ना, मैं कॉलेज कैंप के लिए जंगल गई थी। वहां मुझे एक घायल आदमी मिला था। मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी, पर मुझे क्या पता था कि वह क्रिमिनल है। मैंने पुलिस वालों को सब सच सच बता दिया है, लेकिन इन्होंने पेपर फॉर्मेलिटी के नाम पर मुझसे $2000 की डिमांड की है। अब मैं कहाँ से दूं $2000? ये सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, $2000 तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। मेरी पार्ट टाइम जॉब में मुश्किल से $200 या $300 बचे हैं। तुम रुको, मैं अपने किसी दोस्त से पैसे मांगने की कोशिश करता हूँ। कहकर समर किसी को कॉल करने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन में किसी की कर्कश आवाज गूंजती है, पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसे मैं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज जैसे ही समर और आशी के कानों में पड़ती है, वह अपना चेहरा घुमाकर आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वहां एक लगभग 6 फुट का एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल रही होगी। उसकी काली गहरी आंखें, फेयर स्किन, सिक्स पैक एब, वह लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम था। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा था। वह अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। समर और आशी उसे देखकर हैरान थे। फिर समर और आशी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आंखों ही आंखों में पूछने की कोशिश करते हैं कि यह कौन है, पर दोनों को नहीं पता था, इसलिए दोनों ही कंधे उचका देते हैं। अथर्व भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचान चुका था, इसलिए अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए आशी से कहता है, हेलो, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम आशी हो, राइट? ये सुनकर आशी हाँ में सिर हिला देती है और पूछती है, लेकिन आप कौन? मैं अथर्व, अथर्व सिंघानिया, नताशा सिंघानिया का भाई। मुझे नताशा ने ही यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है, अथर्व ने जवाब दिया, जिस पर आशी ने हैरान होते हुए कहा, नताशा ने भेजा है, लेकिन मैंने तो उसे मना किया था। तुमने मना किया था, लेकिन मेरी नटू है ही ऐसी, उसे जिस चीज के लिए मना किया जाता है वह उसी काम को करती हैं। फिलहाल उसे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने मुझे भेजा है। इतना कहकर अथर्व आगे जाता है और पेमेंट कर देता है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवाकर आशी और समर के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद अथर्व आशी कहता है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर देना, यह मेरा नंबर है। कहते हुए अथर्व अपना विजिटिंग कार्ड आशी की तरफ बढ़ाता है। आशी हिचकिचाते हुए उस कार्ड को ले लेती है और अथर्व का एक बार फिर धन्यवाद देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की, वरना मुझे तो लगा था आज रात मुझे पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी।
ये सुनकर अथर्व आशी को समझाते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी नटू की दोस्त हो और दोस्ती का एक उसूल है, दोस्तों की मदद करना। फिलहाल मैं चलता हूँ, नटू मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वह आशी से हाथ मिलाता है। आशी भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। आशी उसके हाथ को पकड़े हुए कहती है, नताशा से कहिएगा कि आशी ने उसे बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोला है। अथर्व भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। क्या मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं? वैसे भी बहुत रात हो गई है, तुम लोगों का इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। ये सुनकर आशी मुस्कुराते हुए समर को देखती है और समर बाइक की ओर इशारा करता। आशी अथर्व से कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, समर बाइक लेकर आया है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। आपने मेरी इतनी हेल्प की, वही मेरे लिए काफी है। आर यू श्योर कि तुम बाइक से चली जाओगी? अथर्व ने एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछा। यस आई एम श्योर, आशी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके देन मैं चलता हूँ, तुम लोग आराम से घर चले जाना। इतना कहकर अथर्व कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और आशी भी मुस्कुराकर समर के साथ बाइक पर पीछे बैठ जाती है। समर बाइक स्टार्ट करता है। आशी दोनों तरफ पैर करके बैठी हुई थी और गिरने के डर से समर को कसके पकड़ रखा था। अगले ही पल समर की बाइक हवा से बातें कर रही थी। आशी इस बात से अनजान थी कि इस वक्त कोई उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा है। क्रिश, जो इस वक्त अपनी कार से वकील के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आया था, वह यहाँ आशी की हेल्प करने आया था, लेकिन जैसे ही वह यहाँ पहुंचा उसने देखा आशी समर और अथर्व के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रही है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब उसने आशी के हाथों में अथर्व का हाथ देखा तो मानो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। इतना ही कम नहीं था कि उसने आशी को बाइक पर समर के साथ चिपक कर बैठे हुए देखा। ये देखकर क्रिश की आंखों में अंगारे दहकने लगे, उसने जोर से एक पंच कार की सीट पर मारा। क्रिश खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी क्रिश के कानों में वकील की आवाज पड़ती है, जो उससे पूछ रहा था, मिस्टर डेविडसन हम लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, चलिए अंदर चलते हैं। नो नीड, तुम जा सकते हो, क्रिश ने गुस्से भरी आवाज में कहा। क्रिश की गुस्से भरी आवाज सुनकर वकील की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह तुरंत ही कार से निकल गया। क्रिश ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, उस बाइक का पीछा करो और ध्यान रहे उन्हें पता ना चलने पाए। क्रिश का ऑर्डर पाकर ड्राइवर बाइक के पीछे पीछे अपनी कार लगा देता है। आखिर क्यों कर रहा था क्रिश आशी का पीछा? क्या क्रिश को हो गया है प्यार आशी से? कौन होगा क्रिश के गुस्से का शिकार, या फिर वो खुद फंस रहा है एक जाल में? 22 पजेसिव हुआ क्रिश। क्रिश का ऑर्डर पाकर ड्राइवर बाइक के पीछे पीछे अपनी कार लगा देता है। इस वक्त रात के लगभग 11 बजे बज रहे थे। आशी घर आकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। समर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वह रसोई में जाकर कुछ खाने की तैयारी करने लगता है। इधर आशी बालकनी में आकर चांद की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में दर्द और मायूसी नजर आ रही थी। आज उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास हो रहा था। आशी ने दर्द भरी आवाज में चांद की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आप जानते हो आज मुझे कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। नहीं आप नहीं जानते, अगर जानते तो मुझे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते। आज जब मैं पुलिस स्टेशन में थी, मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ मुझे नताशा के भाई को देखकर हुई। अब आशी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो रोते हुए आगे कहती है, अथर्व अपनी बहन नताशा से कितना प्यार करता है। सिर्फ उसकी खुशी के लिए वो एक अनजान लड़की की मदद करने पहुंच गया। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो मेरी फिक्र करता। आप नहीं तो कम से कम एक भाई ही होता। क्यों कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में? क्या मैं इतनी बुरी थी जो कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता था? कितने खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनके पास फैमिली होती है, जो उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, प्रॉब्लम पड़ने पर अपना कंधा देते हैं सहारे के लिए। लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है। आपकी आशी किसी के सामने नहीं रोती है माँ, लेकिन आशी को दर्द होता है। आशी इस समय सुबक सुबक कर रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। वो रोते हुए खुद से कहती है, आपकी याद आती है माँ, बहुत याद आती है। काश आप मेरे साथ होते। मैं मानती हूँ मेरे पास कुछ दोस्त है, बाबा है, जो कहीं ना कहीं मेरी परवाह करते हैं, लेकिन माँ पापा वह आपकी जगह तो नहीं ले सकते हैं ना। आपकी आशी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं रो नहीं रही क्योंकि आशी कमजोर नहीं है। मैं सरवाइव करूंगी माँ, जैसे आज तक किया है। आशी अपनी पहचान बनाएगी अपने दम पर। आशी को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आशी है दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने वाली, तो मैं खुद उदास कैसे हो सकती हूँ? मैं हंसती रही हूँ माँ, देखो मैं हंस रही हूँ। कहते हुए आशी अपनी आंखों में दर्द भरे आंसू लिए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाती है। इस वक्त उसकी आंखें चांद पर टिकी हुई थी। वह आसमान के तारों में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी। उसने बचपन से ही अनाथ आश्रम में सुना था, जो मर जाते हैं वह आसमान में जाकर तारे बन जाते हैं। तब से लेकर आज तक आशी जब भी दुखी हुई है, वह किसी और के सामने नहीं रोती, वह सीधा चांद और तारों के बीच जाकर रोती है। जरूरी नहीं हर इंसान दर्द में रोता ही है, कुछ लोग मुस्कुराने की अदा भी जानते हैं। आशी अपने आप में यह बातें कह रही थी। इस वक्त वो बालकनी में खड़ी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि कोई था जो दूर कार में बैठा हुआ उसे ही निहार रहा है और उसकी एक एक बात सुन रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि इस वक्त उसके पास ना ही कोई स्पीकर है और ना ही हिडन माइक, लेकिन वह आशी की एक एक बात को समझ रहा है और उसके दर्द को महसूस कर रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि क्रिश है। क्रिश डेविडसन, जो इस वक्त अपनी कार में बैठे हुए अपने हाईटेक गॉगल्स के जरिए आशी को बहुत ही साफ तरीके से देख पा रहा है।
दरअसल आशी इस वक्त 16 माले की बिल्डिंग की बालकनी में खड़ी थी, जहां नीचे रहते हुए सड़क से नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्रिश इस वक्त जो गॉगल्स पहने हैं वह काफी हाईटेक हैं। सही समय आने पर ये दूरबीन की तरह काम करते हैं, जो मीलों दूर खड़े इंसान को जूम करके साफ साफ देख सकता है। और इस वक्त क्रिश आशी की बातों को सुन पा रहा था, क्योंकि क्रिश लिप रीडिंग जानता था। सिर्फ किसी के होठों को देखकर ही वह ये पढ़ सकता है कि वह क्या बोल रहा है। इसी कारण वह आशी के चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को देखकर उसके होठों को पढ़कर यह जान चुका था कि आज आशी कितने दर्द में है। ना जाने क्यों आशी का मायूस चेहरा देखकर क्रिश के एक्सप्रेशनलेस फेस पर कुछ एक्सप्रेशन आते हैं, जिन्हें समझना इस वक्त थोड़ा मुश्किल था। एकाएक क्रिश के मुंह से अपने आप ही ये शब्द निकलते हैं, डोंट क्राई फायरफ्लाई, आई एम हियर फॉर यू। तुम आज मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी थी और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, बट आई प्रॉमिस यू फायरफ्लाई, आज के बाद तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। तुम्हें आंसू पोंछने वाला चाहिए ना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। क्रिश अभी अपने आप से बातें कर ही रहा था, तभी वह देखता है समर अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर बालकनी में आशी के पास आया है। वह आशी को परेशान देखकर खाने की प्लेट साइड में रखता है और आशी के गालों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उससे कुछ बातें कह रहा था। वह बातें क्या थी ये तो क्रिश को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस वक्त आशी और समर की पोजीशन कुछ इस तरह थी कि क्रिश आशी को देख पा रहा था लेकिन समर को नहीं। समर की पीठ क्रिश की तरफ थी। क्रिश देखता है आशी समर के हाथ पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर ला रही है और अगले ही पल दोनों गले मिलते हैं। ये सीन देखकर तो जैसे क्रिश के तन बदन में आग लग जाती है। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे जलन हो रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। स्टे अवे फ्रॉम हर, हाउ डरे यू टच हर, आई सेड स्टे अवे फ्रॉम हर। क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से ही कह रहा था। इस वक्त उसके कठोर चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव थे। क्रिश अभी अपने गुस्से को पी ही रहा था, तभी वह देखता है आशी और समर एक ही प्लेट से खाना खा रहे हैं और मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। समर खाना खाते हुए आशी की नाक पर टैप करता है, जिससे आशी नाक सिकुड़कर मुस्कुराते हुए समर के कान खींचने लगती है। दोनों को देखकर था पता चल रहा था दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। इस वक्त दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग नजर आ रही थी, लेकिन ये सब शायद क्रिश से देखा नहीं जा रहा था। उसका गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वाई आर यू टू सो क्लोज टू ईच अदर, आई कांट सी बोथ ऑफ यू लाइक दिस, नो फायरफ्लाई दिस इज नॉट राइट फॉर यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दूसरों से दूर रहना है। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। थोड़ी ही देर में समर और आशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आशी भी लाइट ऑफ करके सीलिंग को देखते हुए आज दिन भर जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है, और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। क्यों हो रही है उसे जलन समर और आशी के करीब होने से? क्या करेगा अब क्रिश आशी को अपना बनाने के लिए? 23 पैशनेट किस एंड मोर। थोड़ी ही देर में समर और आशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। आशी भी लाइट डिम करके सीलिंग को देखते हुए आज दिन भर जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है, और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के लगभग 2:30 बजे एक परछाई आशी के कमरे के अंदर आती है। रात होने और गहरी नींद में होने के कारण आशी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वह परछाई धीरे धीरे आशी के बेड के करीब आती है। इस वक्त आशी के कमरे में एक डिम येलो लाइट जल रही थी, क्योंकि आशी को अंधेरे से डर लगता है। आशी के करीब आता यह इंसान कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। क्रिश आशी के बेड पर एक साइड बैठ जाता है। इस वक्त वह आशी से कुछ बात करने आया था, लेकिन उसे इतने प्यार से सोता हुआ देखकर उसके चेहरे की मासूमियत में ही खो गया था। वह आशी की बगल में बैठकर एकटक उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था। वह देखता है आशी किसी मासूम बच्चे की तरह तकिए से लिपट कर सो रही है। उसके पैर बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से बिस्तर पर फैले हैं, उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। आशी का छोटा सा मासूम चेहरा दुनिया भर की मासूमियत लिए बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसकी छोटी सी नाक हल्की सी लाल है और आंखों के नीचे आंसुओं की लकीरें हैं। क्रिश ये जानता था कि आशी थोड़ी देर पहले रो रही थी। ये बात क्रिश को अच्छी नहीं लगी। वह अपने हाथों को आशी के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे धीरे से करता है। तभी उसकी नजर आशी के खूबसूरत गुलाबी होठों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर क्रिश के दिल में बेचैनी होने लगती है। उसका गला सूखने लगता है। क्रिश अपने अंगूठे से आशी के होठों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। वह आशी के चेहरे को देखते हुए बड़े ही धीरे से अपने आप से कहता है, आई लव दीज पिंक पेटल्स फायरफ्लाई, मुझे नहीं पता तो मैं ऐसा क्या है, लेकिन कुछ है जो बहुत खास है। कहते हुए क्रिश धीरे से झुककर उसके होठों पर एक लाइट सी किस करता है और अगले ही पल अलग हो जाता है। वह एक बार फिर खुद से ही कहता है, इट इज़ वेरी टेस्टी जस्ट लाइक हनी। कहते हुए क्रिश आशी के बगल में ही बिस्तर पर लेट जाता है। इस समय क्रिश अपने एक हाथ को अपने सिर के ऊपर रखते हुए सीलिंग को देखते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ? क्यों जब राका ने मुझसे कहा कि तुम्हें मार देना चाहिए, मेरा दिल किया मैं राका को गोली मार दूं। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर तुम मेरी दुनिया में आने की कोशिश कर रही हो, मेरे दिल को बेचैन करने की कोशिश कर रही हो, दबे हुए अरमानों को जगाने की कोशिश कर रही हो, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि मेरी काली दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं है, वहां सिर्फ फायर है, मैं फायर हूँ। और फायर सिर्फ जलती है। इसके बाद क्रिश एक नज़र आशी को देखता है और फिर खुद से कहता है, अपनी यह मासूमियत और अच्छाइयाँ मुझसे दूर रखो, क्योंकि मैं शैतान हूँ और शैतानों पर मासूमियत काम नहीं करती।
शैतानों की दुनिया में फायरफ्लाई की कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ खौफ होता है। वहां सिर्फ अंधेरा होता है, एक गहरा अंधेरा। तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम अपने कदम यहीं रोक लो, वरना तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। दूर रहो मुझसे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊंगा तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हुए कृष अपनी सर्द आंखों को बंद कर लेता है। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आंखों में बहुत सारे जज्बात थे जो वह खुद नहीं समझ पा रहा था। कुछ देर बाद कृष आंखें खोलकर आशी की तरफ देखने लगता है। आशी करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सोई हुई थी, जो देखकर कृष के चेहरे के भाव बदल गए ना जाने क्यों, लेकिन उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था। कृष गुस्से से दांत पीसते हुए धीरे से कहता है, हाउ डर यू इग्नोर मी। ऐसा कहते हुए कृष आशी को अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगाकर हक कर लेता है। आशी के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू एक बार फिर उसे मदहोश कर रही थी। कृष उसे देख ही रहा था, एक बार फिर उसकी नजरें आशी के होठों पर जाकर टिक गई। कृष खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, वह धीरे से झुककर एक बार फिर आशी के होठों पर किस कर लेता है और आशी के चेहरे को निहारने लगता है। इस बीच ना जाने कब उसकी भी आंख लग गई और उसे पता ही नहीं चला। सुबह लगभग 5:30 बजे। हमेशा की तरह आशी की नींद खुलती है क्योंकि वह सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती है। हालांकि वह रोज सुबह 5 बजे उठती थी, लेकिन देर से सोने के कारण आज थोड़ी सी देर हो गई। आशी अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। यह महसूस कर वह अपने ऊपर देखती है तो किसी का हाथ उसे बहुत बुरी तरह से जकड़े हुआ है। ये देखकर वह बगल में अपना सिर घुमाती है और अपने सामने कृष का हैंडसम चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। उसकी तो मानो जैसे सांस ही अटक गई थी। कुछ पल तो वह हैरानी से उसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, फिर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आशी ने डरते हुए अपने आप से कहा, हे कान्हा जी, सुबह सुबह कितना बुरा सपना दिखा रहे हैं। मुझे नींद से जागना होगा। हाँ, 1 2 3 कहकर आशी ने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन इस वक्त भी कृष उसके सामने था। आशी डरते हुए अपने आप से बोली, अरे बाप रे, ये सपना इतना असली सा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह चोर मेरे सामने है। ये सोचते हुए आशी अपने आप को चूटी काटती है ताकि वह नींद से जाग सके। बेख्याली में उसने अपने आप को जोर से चूटी काट ली थी और दर्द के मारे वो जोर से चीखती है, इसका मतलब ये सपना नहीं है। यू आर राइट फायरफ्लाई, दिस इज नॉट अ ड्रीम। कृष ने आंखें बंद किए हुए आशी को जवाब दिया, जो सुनते ही आशी डर के मारे हकलाते हुए समर को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी के मुंह से तेज आवाज निकल ही नहीं रही थी। चोर, हेल्प समर। लास्ट का शब्द जैसे ही आशी ने अपने मुंह से निकला, कृष का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अगले ही पल आशी के होठों पर अपने होंठ रख दिए ताकि वह चिल्ला ना सके। आशी की आवाज उसके मुंह में ही रह गई और कृष उसके ऊपर आते हुए उसे बेतहाशा किस करने लगा। कृष उसके लोअर लिप्स को अपने होठों में दबाकर उन्हें सक करते हुए किस कर रहा था। यह महसूस होते ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह कृष के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिस्तर पर आशी लंबे चौड़े कृष के शरीर के नीचे दबी हुई थी। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कृष को हिला भी नहीं पा रही थी। ये देखकर वह कृष की पीठ पर मुक्के मारने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। कृष तो फुल पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। आशी ने अपने होंठों को टाइट कर रखा था। उसके हाथ भी धीरे धीरे आशी की कमर को सहला रहे थे। अब आशी की आंखों में आंसू आने लगे थे। कृष उसके होठों पर किस करते हुए उसे बाइट भी कर रहा था। अगले ही पल आशी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश दोबारा से करती है, लेकिन इस बार कृष अपने दूसरे हाथ से आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसके होठों को पैशन के साथ स्मूच करने लगता है। कोशिश करते हुए आशी हार चुकी थी। उसने अब तक लगभग अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन कृष को अपने से 1 इंच भी दूर नहीं कर पाई थी। आशी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क कर आए थे और अब उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया था और अपने होठों को भी ढीला छोड़ दिया था। कृष को जब यह महसूस होता है कि आशी अब स्ट्रगल नहीं कर रही, तो वह अपने किस को और पैशनेट बना लेता है और बड़े ही प्यार से आशी के ढीले छोड़े होठों को प्यार से किस करने लगता है। कृष के हाथ अभी तक आशी की कमर पर चल रहे थे। आशी ने इस वक्त पटियाला सूट और सलवार पहन रखा था। सूट के कट की साइड से कृष अपने हाथों को घुसाते हुए आशी के पेट को सहलाने लगता है और उसकी नाभि पर अपनी उंगली फिराने लगता है। यह महसूस होते ही आशी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह फिलहाल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कृष उसके होठों को चूमते हुए अब उसके मुंह के अंदर दाखिल होना चाहता था, क्योंकि वह जितना उसके होठों को चूम रहा था उतनी ही उसकी प्यास बढ़ रही थी। लेकिन आशी ने फिर से अपने होठों को टाइट करके दबाने की पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसका मुंह नहीं खुला था। ये देखकर कृष उसके दांतों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकामयाब था। अब तक आशी की भी सांस फूलने लगी थी, क्योंकि लगभग 20 मिनट से कृष उसे किस कर रहा था। कृष भी पूरी मदहोशी में उसे किस कर रहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो चुका था कि आशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह महसूस होते ही कृष ने उसके होठों को आजाद कर दिया और उसके गले पर किस करने लगा। कृष के होंठ छोड़ते ही आशी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। कृष उसके सूट के अंदर से हाथ डालकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके गले पर किस कर रहा था और आशी पूरी तरह से उसके नीचे दबी हुई थी। कृष अपना कंट्रोल खो चुका था। आशी चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वह किसी तरह हिम्मत करके साइड की टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास अपने हाथों से मार देती है। ये गिलास गिरते ही जोर से आवाज होती है।
इस आवाज के साथ ही कृष अपने होश में आता है और अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसको आशी की आंखों में बेहिसाब आंसू नजर आते हैं। Why are you crying Firefly? I was just kissing you. कृष की बात सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए रोते हुए कहती है, तुम घटिया इंसान कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आए हो? शेर के मुंह को खून लग चुका है। क्या करेगा वो आगे? क्या आशी समर को हेल्प के लिए बुला पाएगी? 24 जाने दो मुझे। आशी की बात सुनकर कृष उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बड़े ही सार्कास्टिक तरीके से कहता है, आई एम साइको, यो साइको। ये शब्द कहते हुए कृष अब तक आशी के ऊपर ही लेटा हुआ था। आशी अपने हाथों से उसके सीने पर धक्के लगाते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? क्यों आए हो यहाँ? इस वक्त आशी की आंखों में आंसू थे। डोंट क्राई बेबी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। इससे पहले कृष आगे कुछ कह पाता अचानक आशी के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर आशी और कृष दोनों का ध्यान दरवाजे पर जाता है। आशी जान चुकी थी कि दरवाजे पर समर है। समर बाहर से आवाज लगाते हुए आशी से पूछता है, आशी तुम ठीक तो हो? कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई। आशी के चेहरे पर एक उम्मीद की मुस्कान आती है कि वह उसे मदद मांग सकती है। आशी जैसे ही समर से मदद मांगने के लिए मुंह खोलती है, कृष का चेहरा सर्द हो जाता है और वह आशी की इस मूव को जान चुका था, इसलिए झटके से आशी के मुंह पर हाथ रख देता है और अपनी नीली आंखों से घूरते हुए आशी से कहता है, डोंट ट्राई टू प्ले ट्रिक्स, अपने दोस्त को यहाँ से भेज दो। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वरना वह अपनी जान से जाएगा। कृष की धमकी सुनकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कृष का हाथ उसके मुंह पर था, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, जाओ और दरवाजा खोलो और किसी तरह उसे यहाँ से भेजकर वापस मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और हाँ, तुम्हारी एक गलती तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देगी। कहते हुए कृष अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर उठकर बैठ जाता है। कृष की धमकी से आशी बहुत डर चुकी थी। वह जानती थी कृष ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास हमेशा गन रहती है और पुलिस वालों ने भी कहा था कि वह बहुत खतरनाक है। आशी किसी भी कीमत पर समर को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह जल्दी से अपना चेहरा साफ करती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। समर एक बार फिर दरवाजा नॉक करते हुए आशी को आवाज लगाते हुए कहता है, आशी तुम ठीक तो हो, जवाब दो। कृष जल्दी से अपनी गन निकालकर पोजीशन लेते हुए जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। ये देखकर आशी घबरा जाती है। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए और अपना हुलिया ठीक करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही समर आशी से पूछता है, आशी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी और तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम रो रही थी? समर की बात सुनकर आशी जल्दी से अपना चेहरा पोंछते हुए बात को टालते हुए समर से कहती है, वो समर दरअसल मैं एक बुरा सपना देख रही थी, इसीलिए डर के मारे हाथ टेबल पर लग गया और ग्लास टूट गया। बस और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओ अच्छा, तू आज थोड़ा देर से उठी है, तेरी तबीयत तो ठीक है? तूने आज पूजा भी नहीं की? समर ने आशी को देखते हुए कहा। वो समर रात को देर से सोई थी ना, इसलिए थकान महसूस हो रही है। मैं थोड़ी देर और आराम करना चाहती हूँ, तू जा। आशी की बात सुनकर समर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह इस बात को इग्नोर कर देता है और मुस्कुराते हुए आशी से कहता है, ठीक है तू आराम कर ले। अच्छा सुन, आज मेरा कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। खाना मैंने बना दिया है, तुझे भूख लगे तो तू खा लेना। उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, ठीक है। समर की बात सुनकर आशी फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए हाँ में सिर हिलाती है। कृष दरवाजे के पीछे से मिरर की रिफ्लेक्शन में दोनों को देख रहा था। दोनों को इतना करीब देखकर एक बार फिर से कृष के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। समर के जाते ही आशी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और ऐसा होते ही कृष ने जल्दी से आशी के कमर में हाथ डालकर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। आशी उसके इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा होते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कृष उसके एकदम करीब था, दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। स्टे अवे फ्रॉम हिम। कृष ने आशी की आंखों में देखते हुए कहा, व्हाट? आशी को उसकी बात समझ नहीं आई। आई सेड स्टे अवे फ्रॉम हिम, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी के करीब जाओ और मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। कृष की बात सुनकर आशी हैरान थी। अपनी आंखें बड़ी करते हुए दांत पीसते हुए कृष से कहती है, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले? और किस हक से मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वह मेरा दोस्त है और मैं उसके करीब जाऊंगी। आशी की बात सुनकर कृष को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त उसके हाथ आशी की कमर पर थे। गुस्से के मारे उसने अपनी पकड़ आशी की कमर पर और मजबूत करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम उसके करीब नहीं जाओगी, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, और सिर्फ उसके ही नहीं, तुम किसी के भी करीब नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकती हो। कृष ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर बहुत जोर से की हुई थी, जिसके कारण आशी को अपनी कमर में दर्द हो रहा था। ये शब्द सुनते ही आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़े करते हुए दांत पीसते हुए कृष से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं किसी के भी करीब जाऊं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये शब्द सुनते ही कृष अपने होश में आता है। ये बात सच है, वह क्यों उसे कह रहा है कि वह किसी के करीब नहीं जा सकती? उसे क्यों फर्क पड़ रहा है जब आशी किसी के करीब जाती है? ऐसा तो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। कृष अपने आप में अभी सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में आशी की आवाज पड़ती है, छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मेरे इतने करीब आने वाले? और तुम यहाँ क्यों आए हो? लीव मी। उद्धरण चिन्ह।
कहते हुए आशी अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। यह महसूस होते ही क्रिश अपने ख्यालों से बाहर आता है। क्रिश उसे और अपनी करीब खींचते हुए कहता है, डोंट इवन ट्राई फायरफ्लाई। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम किसी के करीब ना जाओ, और जब मैंने चाहा है तो तुम्हें मेरी चाहत को पूरा करना होगा। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की भलाई है। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कहते हुए आशी उसकी आंखों में देख रही थी और उससे सवाल का जवाब जानना चाहती थी। मेरे कहने का मतलब तुम अच्छे से जानती हो फायरफ्लाई, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है और मेरा चेहरा देखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा है। तुम दुनिया में पहली ऐसी इंसान हो जो मेरा चेहरा देखने के बावजूद अब तक जिंदा है, और अगर तुम आगे भी जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे बारे में पुलिस को कुछ मत बताना। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की भलाई है। कृष्ण ने सर्द लहजे में ये बात आशी से कही। अच्छा, तो आज तक जब तुमने लोगों को मार दिया तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हो? मुझे भी मार दो, तुम्हारी जान बचाने की यही सजा मिलनी चाहिए मुझे। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करती। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लेकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ फायरफ्लाई? अपने किए हुए का पछतावा हो रहा है? ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये गन पकड़ो और मुझे शूट कर दो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। कहते हुए क्रिश गन को आशी के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा देता है और अपने माथे पर पॉइंट कर देता है। आशी डर के मारे गन और क्रिश को देख रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। क्रिश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए आशी की आंखों में ही देख रहा था। आशी किसी तरह अपने कांपते हुए हाथों से गन को नीचे फेंक देती है और डरते और हकलाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूं, मैं एक आम सी लड़की हूं। अपने सपने पूरे करने इस देश में आई हूं। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, वैसे भी मैं अनाथ हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आशी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, एक छोटा सा सपना है जिसे पूरा करना चाहती हूँ। तुम कौन हो, क्या हो, मुझे भी यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। पुलिस वालों ने मुझसे सवाल जवाब किया था, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं इन सब में फंसना नहीं चाहती। मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बस प्लीज मुझसे दूर रहो। अपनी जान बचाने की मुझे ऐसी सजा मत दो। प्लीज मुझसे दूर रहो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं तो मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू थे, उसकी जुबान कांप रही थी क्योंकि उसे क्रिश से डर लग रहा था। और लगे भी क्यों नहीं, उसकी सिंपल सी लाइफ जिस दिन से वह क्रिश से मिली है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या क्रिश उसे जाने देगा, या सुनाएगा उसे अपना फरमान? क्या आशी की जिंदगी में आया ये भूचाल शांत होगा, या वो छीन लेगा आशी का सब कुछ? 25 डू यू लव में जवाब दो। क्रिश आशी की आंखों में देखते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में आए दर्द को क्रिश अच्छे से महसूस कर रहा था। ना जाने क्यों उसके दिल में भी दर्द होने लगा था। आशी की आंखों से बहते हुए आंसू क्रिश के दिल में घाव कर रहे थे। वह धीरे धीरे आशी की तरफ झुकने लगता है। यह महसूस करते ही आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देती है क्योंकि उसे लगा शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। तभी क्रिश धीरे से झुककर उसके आंसुओं को अपनी जीभ से लिक कर लेता है और धीरे से उसके कानों में अपनी सांस से गुदगुदी करते हुए कहता है, डोंट क्राई फायरफ्लाई, अगर तुम्हें मारना होता तो बहुत पहले ही मार दिया होता। अब मौत का तुम्हें छूना तो दूर की बात है, हवा भी छूने से पहले मुझसे इजाजत लेगी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और अब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। अब तुम खुद को अकेला मत समझना क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहूंगा। तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसू और चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट का कारण सिर्फ मैं बनूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें देखकर मुझे कैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए। और जहां तक बात है मुझसे दूर जाने की, तो वह ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हर पल तुम मुझे अपने आसपास महसूस करोगी। क्रिश की बातों में पागलपन झलक रहा था जो सुनकर आशी डर रही थी। वह क्रिश की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन, और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आशी की बात सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर आशी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, नो मोर क्वेश्चन फायरफ्लाई, मैं कौन हूँ तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है क्योंकि यह जानने के बाद तुम मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मैं दुनिया के लिए चाहे जो भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा सया हूँ। सुना तुमने? अब तुम मुझे साइको कहो, लेकिन यही आज से तुम्हारा सच है, मैं हूँ तुम्हारा सया साइको। क्रिश इन बातों को कुछ इस तरीके से कहा था जिसे सुनकर आशी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वह थर थर कांप पर रही थी। साइको सया, व्हाट डू यू मीन? मैं कुछ समझी नहीं। डू यू लव मी? ये सवाल सुनते ही क्रिश के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वह अपनी जगह पर जम जाता है। ये सवाल सचमुच बहुत पेचीदा था। क्या उसे आशी से लव हो गया है? कुछ पल सोचने के बाद क्रिश अपने चेहरे पर उसी डेविल स्माइल को लाते हुए आशी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहता है, डोंट थिंक सो मच फायरफ्लाई, तुम मेरी बातों को गलत ले रही हो। प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, इनफैक्ट मुझ में तो इंसानियत भी नहीं है। मैं सिर्फ दिखता इंसान हूँ, लेकिन इंसान की खाल में शैतान हूँ। लव करने के लिए दिल चाहिए और मेरे अंदर दिल नहीं है। आई एम अ हार्टलेस क्रूल मॉन्स्टर। मेरे लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, एक कठपुतली जिसके साथ खेलना मुझे अच्छा लग रहा है, और जब तक मुझे तुम्हारे करीब आना अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे करीब आता रहूंगा। तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं पाओगी, और जिस दिन तुम मेरे काम की नहीं रही, मैं उस दिन तुम्हें खत्म कर दूंगा।
तब तक तुम आज़ाद हो, तो जियो अपनी लाइफ अपने तरीके से। बस मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना और मुझे लाइटली मत लेना, क्योंकि तुम्हारी यह मासूमियत दिलों को पिघला सकती है, पत्थर को नहीं। क्रिश की बातें सुनकर आशी डर रही थी, क्योंकि उसकी बातें करने का अंदाज कुछ सनक भरा था। आशी डरते हुए किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे जवाब देती है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सचमुच हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है और तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। कोशिश करना तुम्हें मुझसे कभी प्यार ना हो, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से तो कभी प्यार नहीं करूंगी, और जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो बहुत दर्द होता है, और अगर उस दर्द से बचना चाहते हो तो दूर रहना मुझसे, क्योंकि आशी गुप्ता नाम है मेरा। मुझसे टकराकर नफरत भी मोहब्बत में बदल जाती है। आशी की इतनी गहरी बातें सुनकर क्रिश तो उसे देखता ही रह जाता है। एक पल के लिए तो वह स्पीचलेस हो गया, क्योंकि इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे का आकर्षण ही कुछ गजब था, जिसमें ना चाहते हुए भी क्रिश खोता जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह खुद को संभाल लेता है, और अगले ही पल वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को दोबारा गंभीर करते हुए आशी की आंखों में देखते हुए पूछता है, इतना भरोसा है तुम्हें खुद पर? धमकी दे रही हो मुझे? तुम जानती हो अगर मैं तुम्हें हासिल करना चाहूं तो अभी और इसी वक्त हासिल कर सकता हूं, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। आशी अपने सिर को धीरे से नामे हिलाते हुए कहती है, धमकी नहीं दे रही हूं, चेतावनी दे रही हूं तुम्हें। बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तुम तो फिर भी इंसान हो, और तुम मुझे हासिल करने की बात कर रहे हो। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, मुझे जान से मार सकते हो, क्योंकि मैं कमजोर हूं, तुमसे लड़ नहीं सकती। लेकिन इतना करने के बाद भी तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी को हासिल करने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। अपना ईगो साइड में रखकर शिद्दत से उसे चाहना होता है, फिर तुम सही मायने में उसे हासिल कर पाओगे। हासिल करना जबरदस्ती करना नहीं होता। इस बार आशी की बात सुनकर क्रिश स्पीचलेस हो चुका था। अब उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुमने मेरा चेहरा देखा है, मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। और हाँ, हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं वह मुझे तुमसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ या उसे खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर क्रिश एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। आशी उसकी इस मूव के लिए तैयार नहीं थी। अगले ही पल वह क्रिश की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश की पकड़ उसकी कमर पर बहुत ही कसी हुई थी। क्रिश उसके होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था। आशी का स्ट्रगल करना बेकार था। क्रिश उसे किस करते हुए उसके सीने को प्रेस कर रहा था, जिसे महसूस करके आशी की आंखों में आंसू आ रहे थे। लगभग 10 मिनट तक उसे किस करने के बाद क्रिश उससे दूर होता है, और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे कहता है, योर लिप्स आर स्वीट एंड टेस्टी लाइक हनी, और इनका स्वाद चखने मैं कल फिर आऊंगा, मेरा इंतजार करना फायरफ्लाई, और दरवाजा खुला रखना। क्रिश एक नजर आशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, आई लाइक दैट, बट डोंट वरी, वेरी सून आई विल मेक देम बिग, जस्ट एज आई लाइक। आशी को अब तक क्रिश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर बेचारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। कोई इंसान इतनी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर सकता है? आशी को मन ही मन गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शर्म भी हद से ज्यादा आ रही थी। आशी को शर्माते हुए देखकर अनजाने में ही क्रिश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। क्रिश उसकी चिन पर उंगली रखकर उसके चेहरे को थोड़ा उठाते हुए अपने चेहरे के सामने लाता है। आशी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि वह क्रिश की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये देखकर क्रिश उसे कहता है, लुक एट मी फायरफ्लाई एंड लिसन टू मी। क्रिश की बात सुनकर भी आशी ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर क्रिश को गुस्सा आने लगता है और वह थोड़ा रूड आवाज में कहता है, आई सेड लुक एट मी फायरफ्लाई, डोंट ट्राई टू इग्नोर मी। आई सेड लुक एट मी फायरफ्लाई। जैसे ही आशी नजर उठती है, क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यो शाय, हाँ नो नीड टू डू दिस फायरफ्लाई, अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार समझना, आज के बाद किसी के करीब जाने से पहले अपने इस साइको सैया को याद रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरी बात इग्नोर करने के लिए पछताना पड़े। आई विल कम अगेन टुमारो टू मीट यू, बी रेडी। कहकर क्रिश उसके होठों पर एक बार फिर लाइट किस करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आशी धड़ाम से जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसकी लाइफ में हो क्या हो रहा है। जिस इंसान को वह जानती नहीं है, वह इंसान अब उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। उसके कारण उसकी लाइफ में हर दिन एक नई प्रॉब्लम आ रही है। आशी जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ने लगती है और भागकर बाथरूम में जाकर कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़े हो जाती हैं। वह जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने पूरे शरीर को रगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने शरीर से क्रिश की छुअन मिटा रही थी। तभी उसकी नज़र बाथरूम में लगे हुए शीशे पर पड़ती है। वह आईने में अपने भीगे हुए बदन को देख रही थी। वह गुस्से से दांत पीते हुए चिल्लाते हुए कहती है, आई हेट यू, आई हेट यू, यू ब्लडी मॉन्स्टर। जानवर, मुझे नफरत है तुमसे। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगती है और अपने शरीर को रगड़ने लगती है, खास तौर पे अपने सीने को, जहां क्रिश ने सबसे ज्यादा उसे छुआ था। लगभग आधे घंटे तक शावर लेने के बाद और जी भर के रो लेने के बाद वह अपने आप को कुछ शांत महसूस करती हैं। फिर बाथरूम से निकलकर तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। इस वक्त उसने ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन वाला पटियाला सूट सलवार, उसके साथ दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, हाथों में मैचिंग चूड़ियां।
सभी बालों को साइड से ट्विस्ट करते हुए एक फ्रेंच चोटी बनाई थी और उसे आगे की तरफ रखा हुआ था। यह आशी का नॉर्मल लुक था। आशी अपना बैग लेकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही कॉलेज के लिए निकल गई। क्या कोई करेगा आशी की मदद? कैसे संभालेगी आशी क्रिश के पागलपन को? कब तक खेलेगा क्रिश आशी के शरीर के साथ? या फिर होगा उसे प्यार?